हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और जिसमें हमारा 9 चैप्टर चल रहा है। चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, और उसी में हमारा आज का टॉपिक है कोयला और लोहा। ठीक है। और ये दूसरी वीडियो है 9 चैप्टर की। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एनसीईआरटी हिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 11th क्लास की और 12th क्लास की दोनों हिस्ट्री आपको वहां पे मिल जाएगी। जैसा कि 11 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये, लेकिन अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हैं उनके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, खास करके यहीं से केवीएस में जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, तो इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वहां मशीनीकरण में काम आने वाली जो मुख्य सामग्री थी, कोयला, लौह अयस्क, बहुतायत से उपलब्ध थी। इसके अलावा वहां उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा, रागा, टिन भी खूब मिलते थे। रागा मतलब टिन। और किंतु 18वीं शताब्दी का और वहां इस्तेमाल जो लोहा होता था उसकी कमी होने लगी। लोहा प्रगलन की प्रक्रिया के द्वारा खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता था, और सदियों तक इस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चित्र है। ठीक है, धमन भट्टियां कहते थे इसे। ये सब, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब भट्टियां हैं जिसमें से धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सदियों तक इस प्रगलन प्रक्रिया के लिए काठ कोयले यानी चारकोल, ठीक है, जिसे हम लोग तारकोल भी बोलते हैं, सड़क बनाने के काम आता है, लिक्विड सा काला सा, तो प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस कार्य की कई समस्याएं थी। काठ कोयला लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। ठीक है, इसकी अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था, और यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था, क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और यह उच्चतम तापमान पैदा नहीं कर सकता था। और इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था, लेकिन श्रोपशायर के एक डर्बी परिवार ने, जो स्वयं लौह उस्ताद से यानी लोहे का वो काम करते होंगे, तो इस समस्या का हल निकाल लिया उन्होंने। और आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने, दादा, पिता, पुत्र, जो सभी अब्राहम डर्बी के नाम से पुकारे जाते थे, धातु कर्म उद्योग में इन्होंने क्रांति ला दी। और इस क्रांति का प्रारंभ कब से शुरू हुआ? 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी, जो कि 1677 से 1717 तक रहे, द्वारा किया गया आविष्कार था। और यह धमन भट्टी, ठीक है, का आविष्कार था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। और कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति होती थी, और वह कोयले से गंध तथा अपद्रव्य क्या करता था, निकाल कर तैयार किया जाता था। और इस आविष्कार का यह फल हुआ, तब से भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, और इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी, ठीक है, लंबी ढलाई उससे की जा सकती थी। और यहाँ पे भी आप चित्र देख सकते हैं, ये बने हुए हैं। कोलब्रुकडेल के पास ढलवा लोहे का पुल है, ये देखो आप यहाँ पे, ढलवा लोहे का पुल किस तरीके से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, विलियम जो है, विलियम्स द्वारा चित्रकारी की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रक्रिया में कुछ और आविष्कारों द्वारा आगे सुधार किया गया। द्वितीय डर्बी 1711 से 68 तक रहा, जिसने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे, जैसे पीट पीट के लोहे को तैयार करते हैं तो उसे पिटवा लोहे कहते हैं, और पिटवा लोहे का विकास किया जो कम भंगुर था। ठीक है, हेनरी कोट ने अलोड़न भट्टी, जिसमें पिघले लोहे में से अशुद्धियों को दूर किया जाता था, और बेलन मिल, रोलिंग मिल का आविष्कार किया, जिसमें परिशोधित लोहे से छड़े तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। अब लोहे से अनेकानेक उत्पाद बनाना संभव हो गया। आज आप देख ही सकते हैं कि दुनिया भर के लोहे के उत्पाद बनते हैं। चूंकि लोहे में टिकाऊपन अधिक होता था और है भी, इसलिए इसे मशीनें और रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री प्राप्त माना जाने लगा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी तो खराब हो जाती है, लेकिन लोहा खराब नहीं होता है। ठीक है, तो लकड़ी तो जल या कट फट सकती थी, लेकिन लोहे के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म को नियंत्रित किया जा सकता था। अगर लोहे में जंग आदि लग जाता तो उससे वो खराब हो जाता, लेकिन उसका आदि पेंट आदि कर दिया तो लंबा समय वो चलता है, लोहा खराब नहीं होता।
तो 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां, आसव तथा शराब की भट्टियों के लिए टंकियां और लोहे की सभी आकारों की नालियां बनाई। ठीक है, पाइपें आदि जो बनती हैं। और 1779 में तृतीय डर्बी ने, ठीक है, विश्व में पहला लोहे का पुल कोलब्रुक डेल में सेवर्न नदी पर बनाया। किस नदी पर बनाया? पहला सेवर्न नदी, ठीक है, सेवर्न नदी पर बनाया पहला पुल लोहे का, जो अभी हमने पुल देखा था। ठीक है, और इसे नदी पर पुल बनाया और इससे, ठीक है, और विल्किंसन ने पानी की पाइपें पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पहली बार ढलवा लोहे से बनाई थी, पेरिस को आपूर्ति की पानी की आपूर्ति के लिए। उसके बाद लोहा उद्योग कुछ खास क्षेत्रों में कोयला खनन तथा लोहा परिवहन की मिलीजुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया। और यह ब्रिटेन का सौभाग्य ही था कि वहां एक ही द्रोणी क्षेत्र, यहाँ तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लौह खनिज साथ साथ पाया जाता था। ये द्रोणी क्षेत्र पत्तनों के पास थे, ठीक है, जहां हवाई पत्तन हुआ करते थे, जो क्योंकि उस समय तो पानी के जहाज चला करते थे, तो वहीं पास में ये होते थे। ठीक है, और वहां ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पादों को लगभग सीधे ही जहाजों में लदवा सकते थे। चूंकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास ही थी, क्योंकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास होते थे, इसलिए जहाज निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार भी खूब बढ़ा। ब्रिटेन के लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को 4 गुना इन्होंने बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। और 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी, किंतु 1850 तक आते आते यह मात्रा घट गई और केवल 2 टन कोयले से ही 1 टन ढलवा लोहा बनाया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि आविष्कार हो चुका था और धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होती गई समय की जरूरत के अनुसार। 1848 तक यह स्थिति है कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से क्या हुआ? अधिक थी। पहले लोहे की वहां कमी थी, लेकिन कैसे कैसे उन्होंने देखे अपने देश को आगे बढ़ाया और पूर्ति की। अब हम चलेंगे कपास की कताई और बुनाई। ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन, लीनन के, आप जानते हो लीनन के कपड़े भी बनते हैं कॉटन के, तो लीनन से कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत में बड़ी लागत पर सूती कपड़ों की गांठों का आयात करता था, लेकिन जब भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़ों के साथ साथ कच्चे कपास, रुई का भी आयात करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जिसकी इंग्लैंड में आने पर कताई होती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए आवश्यक धागा काटने के लिए 10 काटने वाले अधिकतर स्त्रियां हुआ करती थी। और स्पिनर, जिनसे अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द स्पिस्टर बना है, की जरूरत पड़ती थी, इसलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे, यानी धीरे धीरे। ठीक है, और बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतजार में समय बर्बाद करते रहते थे। धागे के इंतजार में उनका समय भी बर्बाद, लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद कच्ची रुई को काट कर उसका धागा बनाने और उसका कपड़ा बनाने की रफ्तार के बीच पहले जो अंतर था वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसमें सफलता मिली। और इस कार्य को अधिक कुशलता पूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे कताई घरों और बुनकरों के घरों से हटकर फैक्ट्रियों और कारखानों में धीरे धीरे चला गया। चित्र में एक स्त्री को खतरनाक स्थिति में अपने पांव में ट्रेडमिल, पांव चक्की चलाते हुए आप देखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक स्त्री यहाँ पे चक्की जो है चला रही है, पांव चक्की। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र बनाया गया है ट्रेडमिल टाइप का। ठीक है, चलिए, उड़न तुरी करघे का आविष्कार जॉन के 1704-64 द्वारा 1733 में बनाए गए फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़न तुरी करघे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा
कपड़ा बनाना संभव, परिणाम स्वरूप कताई की तत्कालीन रफ्तार जितना धागा बनता था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में धागे की जरूरत होने लगी थी। और जेम्स हरग्रीव द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन, ठीक है, काटने की मशीन, एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था और इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा, क्योंकि वो नहीं तो धागे के इंतजार में वो बैठे रहते थे। रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम नाम की मशीन द्वारा पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। पहले थोड़ा कमजोर बनता था, लेकिन उसके बाद इससे लीलन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागा से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था। क्या था म्यूल? कभी पूछ लेता है कि म्यूल क्या था। तो म्यूल क्या था? एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा म्यूल बनाई गई थी, म्यूल नाम की मशीन। और इससे कता हुआ धागा बहुत मजबूत होता था और बढ़िया भी होता था, ठीक है। कपड़ा उद्योग में उन मशीनों के आविष्कारों का दौर जो कताई तथा बुनाई कार्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाई जा रही थी। एडमंड कार्टराइट द्वारा 1787 में पावरलूम यानी शक्ति चालित करघे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया और पावरलूम को चलाना बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता अपने आप काम करना बंद कर देता, इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। और 1830 के दशक से कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था, ठीक है। और नक्शा भी आप देख सकते हैं। सूती वस्त्रों के उत्पादन क्षेत्र थे ये सब। आयरिश सागर, और ये है आयरिश सागर यहाँ पे, न्यूक्सेल और लीडर मैनचेस्टर, ये सब आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे बने हुए थे, यहाँ पे सब धागा वागा आदि का काम होता था। 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया। इस उद्योग की दो विशेषताएं थी जो अन्य उद्योगों में भी दिखाई देती थी। कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात किया जाता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना बहुत जरूरी था, और जिससे कि उपनिवेशों से कच्ची कपास भरपूर मात्रा में मंगाई जा सके और फिर इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर उन्हें उपनिवेशों के बाजारों में बेची जा सके। और यह उद्योग मुख्य प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की घिनौनी तस्वीर सामने आती है, क्योंकि बहुत अधिक वो कारखानों में स्त्रियां और बच्चे काम करते थे। तो औद्योगिकरण का प्रारंभिक काल काफी दुखद रहा है एक तरीके से, जिसका वर्णन आगे किया गया है और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भाप की शक्ति नेक्स्ट पॉइंट जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर ही है औद्योगिक क्रांति, तो कैसे कैसे किन चीजों में क्रांति हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने काफी चीजें समझी होंगी, जानी होंगी। और किसी तरीके की कोई परेशानी आती है तो जरूर कमेंट किया करिए, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर वीडियो को जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।